देखो हुक्स लॉ जो है वो क्या बोलता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन से संबंधित है ई टाइम्स, या वो बोलता है स्ट्रेस स्ट्रेन के क्या है पैरेलल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इतना समझ में आया? मतलब हुक्स लॉ हमें एक फ्रीडम देता है कि हम स्ट्रेस और स्ट्रेन को आपस में रिलेट कर सकते हैं यूजिंग यंग मॉड्यूलस। इतना क्लियर है? अब इसमें दूसरी चीज समझना, यहां पर क्या है कि जैसे सोम के अंदर जब हम पढ़ते हैं सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नामक एक चैप्टर जिसमें एक कंपोजिट मटेरियल की स्टडी की जाती है। कंपोजिट मटेरियल आपको बताइए क्या है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? आरसीसी। कंक्रीट नहीं, कंक्रीट हिट्रोजीनियस है, कंपोजिट मटेरियल कौन है? आरसीसी। किससे मिलके बना? स्टील और कंक्रीट। तो मान लीजिए बाजू में यहां पर क्या है? कंक्रीट है और बीच में क्या है? स्टील की बार है। अभी मैं एग्जांपल के लिए एक बार ले रहा हूं, यहां पर टोटल लोड लगा पी। कितना लोड लगा? पी। ये पी लोड मटेरियल पे लगा, कंक्रीट पे लगा कि स्टील पे लगा? मटेरियल पे लगा। मतलब पी क्या है? टोटल लोड जो कंक्रीट और स्टील मिलकर कैरी करेंगे। तो ऐसे केस में यहां पर पहला कॉन्सेप्ट क्या बनता है कि जो दोनों लोड है वो कंक्रीट और स्टील आपस में शेयर करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, चूंकि हम ये मान रहे हैं कि कंपोजिट मटेरियल है जिसमें स्टील और कंक्रीट सदा के लिए बॉन्डेड रहेंगे। मतलब ये हमारी वो जो मूवी है जिसमें जय और वीरू है, जय वीरू कौन सी मूवी है? शोले के अंदर ये शोले है, इसमें ये जय है और ये वीरू है और ये गाना गा रहे हैं कि ये दोस्ती हम कभी नहीं। मतलब इनमें हमेशा क्या मेंटेन रहेगा? बॉन्ड। बॉन्ड मेंटेन रहेगा, उसके लिए एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर ये लोड लगा और ये कॉलम, कंपोजिट कॉलम, अगर ये डिफॉर्म होगा, कंप्रेस होगा, तो जितना कंक्रीट दबेगा उतना ही स्टील दबना चाहिए। मान लो अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाँ या ना? तो बॉन्ड मेंटेन रहे उसके लिए कंपल्शन कंडीशन क्या है कि जितना भी टोटल डिफॉर्मेशन आएगा उतना ही स्टील में आएगा और उतना ही कंक्रीट में आएगा। इतनी बात समझ में? इससे क्या हुआ सर? यहां पर चूंकि हमने बोला हुक्स लॉ वैलिड है, सोम के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। सोम के अंदर अगर किसी भी बॉडी में जिसका लेंथ एल, कंक्रीट का एरिया एसी और स्टील का एरिया एएस, लेंथ दोनों की कितनी है? एल। यंग मॉड्यूलस कंक्रीट का ईसी 5000 अंडर रूट एफसी और इसका ईएस। तो ये जो सारी चीजें हैं डेल्टा दोनों के क्या होंगे? सेम। और अगर हुक्स लॉ वैलिड है तो डेल्टा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीएल अपॉन ए। पीएल अपॉन ए, ये दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर। ये क्या हो गया? स्टील स्टील कंक्रीट कंक्रीट स्टील स्टील कंक्रीट कंक्रीट। दोनों का एरिया तो अलग अलग होगा, है या ना? यहाँ पे कंक्रीट का एरिया अलग होगा और इसलिए कितना होगा? n इंटू पाई बाय 4 डाया का स्क्वायर, जितनी बार से होता है उसका एरिया हो जाएगा। मतलब ये तो अलग अलग होगा, मटेरियल अलग अलग है तो ये और ये अलग अलग होगा, बट लेंथ क्या होगी? लोड अपॉन एरिया क्या होता है? स्ट्रेस इन स्टील अपॉन यंग मॉड्यूलस इन, और स्ट्रेस इन कंक्रीट अपॉन यंग मॉड्यूलस इन। तो ऐसे केस में जो स्टील में स्ट्रेस आएगा कंपोजिट केस के अंदर, वो कैसे निकाला जाएगा? कंक्रीट में जितना होगा इंटू ईएस अपॉन ईसी। कहने का मतलब कि जो भी कंपोजिट बॉडी होगी, ये मान लो लकड़ी हो, ये कंक्रीट हो, ये कंक्रीट हो, ये स्टील हो, ये स्टील हो, ये ब्रास हो, ये ब्रास हो, ये कॉपर हो, कोई भी हो, अगर एक पैरेलल अरेंजमेंट है, एक कंपोजिट अरेंजमेंट है, तो उस केस में उन दोनों के मटेरियल का स्ट्रेस आपस में रिलेटेड होता है वाया रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव यंग मॉड्यूलस। इतना समझ में आया? ये बात पूरी समझ में आई? ये तभी लिख पाए जब हुक्स लॉ वैलिड हो, हाँ या ना? हुक्स लॉ तो एक ही होगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन संबंधित है ई से, ऐसा है तभी तो हम वो लिख पाए। ऐसा कैसे सर? ये क्या चीज थी? देखो सिग्मा का मतलब क्या है? पी अपॉन ए इंटू ई, और ई कितना है? तो डेल्टा बराबर क्या हो गया? पीएल अपॉन ई। तो यूज करा तो है उसको यहां पर,
नहीं समझ में आया? ये वैलिड है, ये कंपोजिट की प्रॉपर्टी, कंपोजिट मटेरियल है तो लोड शेयर होगा, डिफॉर्मेशन दोनों में क्या सेम होना चाहिए, ये सेम नहीं हुआ तो बॉन्ड ब्रेक तो कंपोजिट कंपोजिट नहीं होगा। आ गई बात समझ में? अब ऐसा अगर है और हुक्स लॉ वैलिड है तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं तो जो स्ट्रेस है उन दोनों मटेरियल में वो आपस में रिलेटेड हो गए वाया रेशो ऑफ यंग मॉड्यूलस। दो मटेरियल के यंग मॉड्यूलस के रेशो को मॉड्यूलर रेशो कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अच्छा, कहने का मतलब जो हम आरसीसी पढ़ने जा रहे हैं डब्ल्यूएसएम के अंतर्गत, क्या वो कंपोजिट मटेरियल है? क्या आरसीसी कंपोजिट है? ठीक, क्या उसमें स्टील यूज हो रहा है? हाँ। क्या उसमें कंक्रीट यूज हो रहा है? क्या वो कंपोजिट है? तो क्या दोनों के स्ट्रेस आपस में रिलेटेड होंगे वाया मॉड्यूलर रेशो? हाँ या ना? क्या मुझे अगर ये निकालना और ये पता तो मैं निकाल सकता हूं? हाँ। और अगर ये पता और ये पता तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं? हाँ। मतलब दोनों में से कोई भी एक चीज मैं निकाल सकता हूं, पहली चीज। ठीक, तो ये तब ही ऐसा होगा, ऐसा नहीं कि कंपोजिट मटेरियल है तो ऐसा हो जाएगा, कंपोजिट मटेरियल है तो ऐसा होगा, बट ऐसा तब होगा जब क्या वैलिड हो। नहीं समझ में आ रहा है? हुक्स लॉ समझ में आ रहा है? एलएसएम में ऐसा नहीं बोल सकते। एलएसएम में ऐसा क्यों नहीं बोल पाएंगे वो समझना। एलएसएम का मतलब है लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट का मतलब है आखिरी अवस्था, का मतलब इतना लोड लगाएंगे उस पे या इतने लोड के लिए डिजाइन करेंगे जो उसकी कोलैप्स कंडीशन ले आए। ऐसा लोड जो उसका कोलैप्स ले आए उसके कारण आने वाला स्ट्रेस का इलास्टिक रेंज में होगा या प्लास्टिक रेंज में होगा? प्लास्टिक रेंज में होगा तो क्या हुक्स लॉ वैलिड होगा? हुक्स लॉ वैलिड होगा तो नहीं होगा तो क्या ये बात लिख पाओगे? भले ही वो कंपोजिट है, कंपोजिट है तो ये दो बात लिख सकते हो, बट हुक्स लॉ वैलिड नहीं है तो ये बात। तो स्ट्रेस रिलेटेड तो होंगे बट मॉड्यूलर रेशियो के फॉर्म में रिलेटेड या रिलेटेड ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया क्या बोला? अरे हाँ या ना? मतलब डब्ल्यूएसएम के अंदर क्योंकि ये कंपोजिट मटेरियल है और हुक्स लॉ यहां वैलिड है डब्ल्यूएसएम में, इलास्टिक रेंज में हम वर्कआउट कर रहे हैं, इसलिए स्टील में स्ट्रेस निकालना हो और कंक्रीट का पता हो तो निकाल सकते हैं, और कंक्रीट का निकालना हो स्टील का पता हो तो भी कर सकते हैं यूजिंग मॉड्यूलर रेशियो। यूजिंग मॉड्यूलर रेशियो। अरे हाँ ना? आ गई बात समझ में? ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूएसएम के 4 नाम है। वर्किंग स्ट्रेस का रीजन दे दिया, इलास्टिक का तीसरा नाम मैंने बताया था, इसका एक और नाम क्या है? एक और नाम क्या है? मॉड्यूलर रेशियो मेथड। तो इसलिए इसका जो नाम है वो मॉड्यूलर रेशियो मेथड है, क्योंकि डब्ल्यूएसएम के अंतर्गत हुक्स लॉ वैलिड है और हम इन दोनों के स्ट्रेस को इसकी मदद से निकाल सकते हैं, तो इंटरचेंज करने में आसानी होगी। अब एक बात आती है, जैसे आपको तो अभी छोटा मोटा चीजें मैंने बता दी, सर एक्चुअल में हम करने क्या जा रहे हैं कि मॉड्यूलर रेशियो हम यूज क्यों करते हैं, करना क्या है इसका, ये रिलेटेड हो गए। ठीक है, अब क्या? तो अब एक बात समझना, देखो होता क्या है, हमने ये बोला कि डब्ल्यूएसएम में जब भी हम किसी बीम की डिजाइनिंग करेंगे, ठीक, तो यहां पर बीम में ऊपर कौन है? नीचे कंक्रीट तो खत्म, नीचे कौन है? ऊपर कौन है? अब हमने बोला कि डब्ल्यूएसएम में हम सोम के फॉर्मूले यूज करेंगे। सोम के फॉर्मूले हुक्स के लॉ पे निर्भर है। हुक्स का लॉ बोलता है मटेरियल शुड बी होमोजीनियस। मटेरियल शुड बी होमोजीनियस का मतलब वो एक ही पदार्थ का होना चाहिए, बट यह एक ही पदार्थ है क्या? नहीं। ऊपर कौन है? नीचे कौन है? मान लो मैंने बोला कि यहां पर ऊपर स्ट्रेस है सिग्मा सीबीसी। आ गई बात समझ में? स्टील में स्ट्रेस कितना होता है? सिग्मा एचटी। आ गई बात समझ में? अच्छा, अभी मैंने आपको समझाया था स्टील का स्ट्रेस कंक्रीट के स्ट्रेस में कितना है? एम टाइम। अगर मुझे कंक्रीट का स्ट्रेस पता करना हो स्टील के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आती है? ये किसका स्ट्रेस है? बट मुझे, मेरी इच्छा है
मैं इसको कंक्रीट के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। क्या चाहता हूं? तो कैसे कन्वर्ट करूंगा बताओ? ये स्टील का है, मुझे कंक्रीट में करना, सिग्मा सी नहीं लिखना है, लिखना यही है बट कंक्रीट के रिस्पेक्ट में। तो कितना होगा? सिग्मा एच टी अपॉन, नहीं समझ में आया? अब ये किसका स्ट्रेस है? कंक्रीट का। ये किसका स्ट्रेस है? स्टील का है बट इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट। ये किसका है? स्टील का, बट ये किसका है? स्टील का इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट का नहीं है। तो स्टील का बट किसके संदर्भ में? कंक्रीट के संदर्भ। ओवरऑल ऊपर कौन हो गया, नीचे कौन मान लिया गया? ओवरऑल क्या हो गया? सेक्शन कैसा बन गया? अब तो लग जाएगा ना हुक्स लॉ, अब तो लग जाएगा ना पूरा सोम। इसलिए मॉड्यूलर रेशो इस्तेमाल करते हैं और इसलिए इस मेथड का नाम मॉड्यूलर रेशो मेथड। समझ में आया? WSM से आरसीसी की डिजाइनिंग मॉड्यूलर रेशो मेथड के द्वारा की जाती है, इसलिए इसका नाम मॉड्यूलर रेशो मेथड हो गया। आगे बढ़े। अब मैं इस चीज को आपको और डिटेल में समझाऊंगा कुछ देर बाद कि कैसे इसको यूज करते हैं। मुझे पता है कि अभी स्पीड में हुआ है, ये पूरा हम नोट करेंगे बट अभी नहीं, अभी सिर्फ बताया कि ये चीज क्या है। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपने बचपन में देखा है स्टार प्लस पे वो सीरियल आता था सोनपरी वाला, सब देखा है, टाइम पास वाली चीज। तो सोनपरी के पास एक जादू की छड़ी थी, उस जादू की छड़ी से वो किसी भी इंसान को बंदर और बंदर को इंसान बना सकती थी, हाँ या ना? तो ये मॉड्यूलर रेशो एक जादू की छड़ी है, एक ऐसी जादू की छड़ी है जो WSM के कोड वालों ने हमको दे दी है, जिससे हम स्टील को कंक्रीट और कंक्रीट को स्टील बना सकते हैं। नहीं समझ में आया? ऐसा नहीं है कि हर बार हम कंक्रीट में कन्वर्ट करेंगे, हम चाहें तो हम स्टील में भी कर सकते हैं। ये कितना रख दिया? सिग्मा एसटी। ये कितना है? सिग्मा। अब स्टील के रिस्पेक्ट में बोलना हो तो क्या करना पड़ेगा? एम का। तो अगर इसको ये किसका है? कंक्रीट का, इसको कन्वर्ट करो स्टील के रिस्पेक्ट में तो कितना होगा? एम टाइम सिग्मा सीबीसी। और नीचे कितना होगा? सिग्मा एसटी। नीचे कौन बैठा है? स्टील। एक्चुअल में ऊपर कौन हो गया? इमेजिन कर लिया स्टील, पूरा स्टील हो गया, तो भी होमोजीनियस हो गया। दिस इज द यूज ऑफ मॉड्यूलर रेशियो। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ या ना? मतलब मॉड्यूलर रेशियो एक वो जादू की छड़ी है जिससे हम कंक्रीट को कभी भी स्टील में कन्वर्ट कर देंगे और इसको कभी भी, चूंकि स्टील जरा सा होता है AST, इसलिए हमेशा हम स्टील को कंक्रीट में कन्वर्ट करेंगे, ना कि कंक्रीट को स्टील। हम मोस्ट ऑफ ऐसा करेंगे बट कर दोनों तरीके से सकते हैं। आगे बात समझ में? तो ये क्या चीज है, इसका मतलब समझ में आया? इसका पावर क्लियर है, स्ट्रेंथ क्या है इसकी? चलिए